दाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। गाय की गिर नस्ल को पालकर कमाएं अच्छा मुनाफा। पॉली हाउस में करेले की खेती से होगा अच्छा मुनाफा। भारत में खेती के साथ साथ पशुपालन करने का प्रचलन पुराने समय से ही चला आ रहा है। खासकर भारत के किसान और यहाँ की ग्रामीण आबादी को देसी गाय पालन करने में काफी दिलचस्पी है। अपने देश में गाय की कई देसी और विदेशी नस्लों का पालन किया जाता है और देसी गायों में आज हम बात कर रहे हैं गाय की गिर नस्ल की। तो आप किस प्रकार से करें गाय की गिर नस्ल का पालन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनर के प्रोफेसर डॉक्टर महेश दत्त। किसान भाइयों, देसी गाय की अगर बात करते हैं तो गिर गाय जो हम यहाँ पर रखते हैं अपने फार्म पर, गिर गाय का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये लगातार ज्ञापन होती है, लगातार ब्यात हमें मिलता है। किसान भाइयों, इन देसी गायों की बड़ी विशेषता ये है कि इनका रखरखाव पर खर्चा संकर गायों की तुलना में कम आता है। साथ ही वर्ष भर आपको दूध मिलता रहेगा। साथ ही इस गाय का जो दूध है वो बच्चों के लिए बहुत ही गुणकारी है। दूध में अगर आप बात करें तो A2 मिल्क की श्रेणी में ये दूध आता है। देसी गाय भारत की जो जलवायु है, चाहे वो किसी भी प्रदेश की हम बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, सभी जलवायु में इनकी जो परफॉर्मेंस है, जो इनका प्रदर्शन है, वो बहुत ही अच्छा रहा है। किसान भाइयों, मैं आपको बताऊंगा कि जो गिर गाय है ये देसी नस्ल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाय है। किसान भाइयों, यदि आप गिर गाय का पालन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस गाय की पहचान के लक्षणों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। किसान भाइयों, गिर गाय के शरीर का रंग सफेद, गहरे लाल या चॉकलेट भूरे रंग के धब्बे के साथ या कभी कभी चमकदार लाल रंग में भी होता है। इस गाय का शरीर मध्य से लेकर बड़े आकार तक पाया जाता है। इसके कान काफी लंबे और नीचे की ओर लटके हुए होते हैं। इनका माथा चौड़ा और उत्तल आकार का होता है। साथ ही सींग पीछे की ओर मुड़े रहते हैं। इनके शरीर की त्वचा बहुत ही ढीली और लचीली होती है। मादा गिर गाय का औसत वजन 385 किलोग्राम होता है और ऊंचाई 130 सेंटीमीटर होती है, जबकि नर गिर गाय का औसतन वजन 545 किलोग्राम और ऊंचाई 135 सेंटीमीटर होती है। इस तरह किसान भाइयों, आप इन लक्षणों को ध्यान में रखकर गिर गाय की आसानी से पहचान कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा घूमना फिरना, यानी 1-2 घंटा आप अगर इसको खुले एरिया में घुमा कर लाएंगे, चरा कर लाएंगे, तो आप देखेंगे कि दूध का उत्पादन अधिक होगा। किसान भाइयों, अगर आप गिर गाय के लिए आहार मिश्रण तैयार करते हैं तो 100 किलोग्राम आहार मिश्रण तैयार करने के लिए आपको 40 किलोग्राम गेहूं व मक्का का दलिया, 25 किलो चना और मूंग की चूरी, 10 किलो बिनोला की खली, 22 किलो सोयाबीन की चूरी और 1 किलो नमक और 2 किलो खनिज मिश्रण को आपस में मिलाकर आहार तैयार कर ले। इसके बाद जीवन निर्वाह के लिए इस आहार मिश्रण की 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा को प्रतिदिन दे। दूध देने वाली गाय को अलग से 400 ग्राम बाटा प्रति लीटर के साथ देना होता है। किसान भाइयों, पशुओं को बाहर चराने से भी उनसे बेहतर दूध का उत्पादन मिल जाता है। साथ ही हरा चारा खाने के बाद आप देखेंगे कि जो आप उस पे बाँट पर
यानी जो कंसंट्रेट मिक्सचर आप देते हैं, दाना आप देते हैं, उस पर कुछ मात्रा आप कम कर सकते हैं, क्योंकि हरा चारे में सभी जो लवण हैं, जो विटामिन हैं, वो उससे मिल जाएंगे। साथ ही आपका जो खर्चा है वो कम हो जाएगा और लाभ का प्रतिशत बढ़ जाएगा। इसलिए किसान भाइयों, आप अपनी एकीकृत कृषि में, जैसे मैंने अभी बताया है, कि कुछ देसी गायें जरूर रखें, जिससे आपको और अधिक मुनाफा होगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। देश के ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती करते हैं, जिससे उन्हें कम लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अगर किसान भाई पारंपरिक खेती से थोड़ा हटकर कुछ नया करें तो उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इसी कड़ी में किसान भाई पॉली हाउस में करेले की खेती करें तो इससे अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है, क्योंकि आजकल करेले की मांग वर्ष भर बनी रहती है। तो चलिए पॉली हाउस में इसकी खेती के बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.B. वर्मा से। ये आज पॉली हाउस में हम करेले की संरक्षित खेती कैसे करें, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पॉली हाउस में यही एक फ़ायदा होता है कि हम जब चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉली हाउस। पहला होता है जिसको हम कहते हैं हाई टेक इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें 100% इन्वायरमेंट आपका कंट्रोल होता है। दूसरी चीज़ हम बात करना चाहते हैं करेला पे। करेला ही आप क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? तो करेला देखिए, एक तो रिच सोर्स आपका आयरन है। दूसरी चीज़ होती है कि इसमें भी गायनोसिस लाइन होती है, इसमें दो वैरायटी अभी मुख्य रूप से हमारे पास गायनोसिस लाइन की है। एक है पूसा रसदार और पूसा विशेष। ये दो प्रजातियां मेरे पास से अभी है जो गायनोसिस लाइन में है। तो इसको मोर मतलब पार्शियली जो है, तो हम इसको यूज़ करते हैं करेले को उसमें पॉली हाउस के अंतर्गत। जनरल वेराइटीज़ को आप जो है करेले की जनरल वेराइटी जो होती है उसको आप अगर पॉली हाउस में यूज़ करते हैं तो थोड़ी सी आपको समस्या आती है। किस्मों का चयन कर लेने के बाद पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। पॉली हाउस में करेले की खेती करने के लिए पौध तैयार हेतु प्रो ट्रे का इस्तेमाल करें, जिसमें आप आसानी से एक एक छिद्र में करेले के बीज की बुआई कर सकते हैं। करेले के पौधों को प्रो ट्रे में तैयार करने के लिए कोकोपीट, परलाइट और वर्मी कंपोस्ट आदि का मिश्रण बनाएं और फिर मिश्रण को प्रो ट्रे में भरकर प्रति छिद्र एक बीज की बुआई करें।
ट्रे में बीज की बुआई करने के 3 से 4 दिन में बीज का अंकुरण हो जाता है। एक बात तो ये जान लीजिए कि सीड सोइंग के लिए लगभग आपको जो है 1400 या 1500 पौधे उस 500 स्क्वायर मीटर के अगर आपका जो है पॉली हाउस है को ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके हिसाब से आप प्रोट्रे 28 से 30 प्रोट्रे आप ले लीजिएगा तो उतना पर्याप्त हो जाएगा। 25 से 30 दिन में एकदम आपकी तैयार हो जाती है लगाने के लिए खेत में। उससे ये फ़ायदा होता है कि नर्सरी आपकी मजबूत उसमें तैयार हो जाती है। पौधा तैयार हो गया तो अब आपको ज़रूरत पड़ती है कि पॉली हाउस में बेड कैसे बनाएंगे। तो बेड जनरली जो आप जो है 90 सेंटीमीटर चौड़ा जो है, और लंबाई आपका चले जाइए जितनी आपकी लंबी अगर है, लेकिन चौड़ाई हमेशा जो है आप 90 सेंटीमीटर रखिए। तो 2 नाली के बीच में कम से कम 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी रखिए। पौधे की रोपाई जो 50 सेंटीमीटर की दूरी, दोनों बेड से बेड की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी भी आप 50 सेंटीमीटर पे आप जो रखते हुए उसकी बुआई करते हुए आप चले जाइए लंबवत। खाद पानी की जहाँ तक बात है तो आप जो है 80 केजी नत्रजन और 60 केजी फास्फोरस, 60 केजी पोटास के हिसाब से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये दर होता है। लेकिन बुआई के समय इसी रेशियो में हम जो है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो है नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जो है वो बुआई के समय साइड में उसके पौधे दे देते हैं। करेले की खेती को पॉली हाउस में तैयार करने के लिए कंपोस्ट या फिर सड़ी हुई गोबर खाद लगभग 15 किलोग्राम तक प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बुआई करने से 3 से 4 सप्ताह पहले बनाई गई क्यारियों को मिट्टी में मिला दें। इसके बाद फसल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग समय समय पर करें। किसान भाई पॉली हाउस में प्लास्टिक मल्चिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। काली पॉलीथीन फिल्म का करेले की खेती में इस्तेमाल करने से खरपतवार पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है और करेले के पौधों में लंबे समय तक नमी की मात्रा बनी रहती है। और उसके बाद पौधे को जहाँ रोपित करना होता है, जो स्पेस बना हुआ हमारा, उस पर ले जाके बॉल को एक बात का ध्यान रखते हैं कि बॉल को सीधे उठाते हैं। उसमें बॉल का मतलब उसमें मिट्टी रहती है, जो आप प्रोट्रे में डाले हैं तो उसमें मिट्टी लगी हुई रहती है, तो मिट्टी सहित उठाना, मिट्टी को फोड़ना नहीं है। जहाँ आपने मार्क किया है वहाँ पे उसकी प्लांटिंग कर दीजिए, और प्लांटिंग करने के बाद उसको हल्का सा दबा दीजिए, बॉल ना फूटने पाए। फिर उसमें हल्की सी आप सिंचाई कर दीजिए जिससे नमी उसको प्रॉपर मिल जाए, और जब नमी प्रॉपर मिल जाएगी तो पौधा अपने आप जो है चलना शुरू हो जाएगा। करेले के पौधे बेल वाले होते हैं, इसीलिए फसल से अच्छी गुणवत्ता और ज्यादा पैदावार लेने के लिए पौधे को सहारा जरूर दें। पौधों को सहारा देने के लिए आप सुतली, प्लास्टिक वायर और तार को भी काम में ले सकते हैं। करेले की बेल को सुतली में बांधते समय ज्यादा टाइट न बांधे, इससे बेल में कट लग जाने का खतरा रहता है। बेल को ज्यादा ऊपर न बांधे, नहीं तो फल के तैयार होने पर तोड़ने में परेशानी होगी। अब आप उसमें ड्रिप लगा होता है जिसमें ओरफिस होता है, जगह जगह पे छिद्र होते हैं, और उसी में बाद का जो फर्टिलाइज़र है आप ये फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। अब उसमें फर्टिलाइज़र आप टैंक में जो घोलेंगे वो NPK सॉल्युबल फर्टिलाइज़र आप यूज़ करेंगे, जो 19-19-19 करके आती है। ड्रिप बाय ड्रिप करके हम सप्लाई कर देंगे, जिससे पौधे को उतनी फर्टिलाइज़र भी मिल जाए। तो किसान भाई अगर इस तरह से अगर करेले की खेती अगर कर रहे हैं तो इससे वो लाभ कमा सकते हैं। ऑफ सीजन में सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जाने का मतलब आप ऑफ सीजन में कल्टीवेशन करते हैं तो आपको फायदा है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अपने राज्य में जिन किसानों ने आलू की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में इस समय कई तरह के रोगों का प्रकोप हो सकता है, जिसकी समय से पहचान करके सही दवा का प्रयोग करना बेहद जरूरी है, ताकि फसल को रोगों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। तो आलू की फसल में रोगों की रोकथाम कैसे करें, आइए जानते हैं पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर हेमचंद्र लाल से। किसान भाई नमस्कार। ये जो आलू फसल की आप लोगों ने अपने खेतों में लगा लिया होगा, तो उसकी देख रेख आवश्यक है और निगरानी भी बहुत आवश्यक है। भारत में आलू का उत्पादन मुख्यतः सब्जी के लिए किया जाता है। यहाँ कुल उत्पादन का करीब 90% सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन देखने में आता है कि इस फसल से अच्छी उपज किसानों को तभी मिलती है जब वो फसल का प्रबंधन उचित समय पर करते हैं। तब निगरानी से ही पता चलता है कि मेरा कौन पौधा स्वस्थ है और कौन पौधा अस्वस्थ हो रहा है। तो देखेंगे जब कुहासा अधिक रहता है और तापमान कम रहता है, बदली लगा होता है, और अगर उस समय में बारिश जो है, जो झीसी टाइप जिसको कहते हैं, ड्रिजलिंग हो जाए और मेघ लगा हो, तो कहते हैं कि एक पिछात झुलसा रोग है, उसके आने की समस्या, आने का समय वो होता है उपयुक्त। आपके फसल को वो पिछात झुलसा रोग आलू में वो आक्रांत कर सकता है, और उस तरह के मौसम अगर उपयुक्त हो जाएं तो आपके फसल को ये तुरंत बर्बाद कर देता है। तो आप कहेंगे किसान भाई कि पिछात झुलसा को हम कैसे पहचानें? तो पत्तियों के किनारे से पे एक धब्बा होता है, पनीला धब्बा होता है, पानी लिए हुए धब्बा होता है, जो कि ऊपर की ओर मुड़ता है। तो जब ऊपर की ओर मुड़ता है, और वो देखिएगा कि अभी सुबह में एक पौधे पर दिख रहा है, लेकिन शाम में जाइएगा तो वो सीधे 8 पौधे पे दिखेगा, फिर अगले सुबह में 64 पौधे पे। तो इस तरह इतना तेज़ी से फैलता है ये किसान भाई कि इसको अगर समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया जाए तो आप अपने फसल को नहीं बचा पाएंगे। किसान भाइयों, आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग का प्रकोप काफी देखने को मिलता है, जो अल्टरनेरिया कवक द्वारा फैलता है। इस रोग के लक्षण शुरुआत में पौधे की निचली पत्तियों पर छोटे गोले से अंडाकार भूरे धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं, और इस रोग से प्रभावित कंदों पर दबे हुए धब्बे तथा नीचे का गुदा भूरा और शुष्क हो जाता है। इसलिए इस रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। तो पहले तो मौसम को देख लें कि इस तरह का मौसम है, और अगर प्रोफाइलेक्टिक मेजर में कहें तो रीडोमिल MZ दवा जो है वो बहुत कारगर है। हाँ, तो रीडोमिल MZ दवा जो है 1.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें तो आपका ये फसल सुरक्षित रहेगा। और दूसरा छिड़काव भी आपको इसमें 2 सप्ताह बाद कर देने पड़ेंगे। अपने फसल को आप बचा ले सकते हैं। खेत में पानी पटा देते हैं तो सॉइल का टेम्परेचर थोड़ा अधिक हो जाता है, और आपके फसल को वो थोड़ा सॉइल टेम्परेचर अधिक होने से क्या होता है कि वो टेम्परेचर जो चाहिए होता है फफूंद को नहीं मिलता और आपका फसल बच जाता है। तो आप सिंचाई भी कर सकते हैं, या अमूमन किसान भाई क्या करते हैं कि जब उस तरह का मौसम होता है तो खेत के चारों तरफ जो है थोड़ा सा आग जला के धुआं कर देते हैं, इससे भी कि जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहे। इसके अलावा किसान भाई जो पहले से करता रहे राख छींटना, तो ये सब भी करते रहें तो आप अपने फसल को बचा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के कृषक मनप्रीत कुमार ने। ये घुलनशील उर्वरकों के उपयोग के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मनप्रीत कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बहुत सारे किसान बंधु, मैं आप सबसे निवेदन भी कर रहा हूं कि बहुत सारे पानी छिड़काव के रूप में बहुत सारे उर्वरक अब आ चुके हैं जो कि आप पानी में डालिए और घुल जाएंगे। उनका आप जो है मतलब जिस तरह से आप जो है आप ऐसे अब जो है उर्वरक आ रहे हैं जो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास वो जो है ना लिक्विड रूप में आ रहा है, तो उनका आप जो है ना उपयोग करके आप जो है ना अपनी लागत को भी कम कर सकते हैं और अपनी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फसल को पोषक तत्वों का उपयोग आपकी फसल जो है ना कर सकती है। तो उससे पानी छिड़काव के माध्यम से आपकी जो है ना उर्वरक जो है वो भी आपको जो है ना बचेगा, उसका लॉस जो होता है वो भी जो है आपको बचेगा और आपको उसका फायदा भी ज़्यादा मिलेगा। और पानी छिड़काव वाले जो उर्वरक हैं किसान बंधुओं, उनको तो बहुत सारे किसान बंधु जिस तरह से हमारे राजस्थान में या हमारे जो है कहीं भी जिस तरह से हमारे जो किसान हैं, किसी भी जो है क्षेत्र के किसान हैं, ड्रिप के माध्यम से भी जो है ना किसान उनका जो है ना उपयोग कर सकता है। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो है ना लागत जो है कम होगी, कम जो है उर्वरक ज़्यादा एरिया में आप जो है ना उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनका उपयोग कर सकते हैं। जिन किसानों ने फसल की बुआई के समय उर्वरकों का उपयोग नहीं किया है और उन उर्वरकों की फसल में कमी नजर आ रही है, तो आप खड़ी फसल में भी उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं और फसल से अधिक उपज ले सकते हैं। अभी जिस तरह मान लीजिए कि तेलीय फसल है किसान बंधुओं, तो तेलीय फसलों में सल्फर का बहुत बड़ा जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, यदि आप बिजाई के समय में जो है सल्फर का जिस तरह से स्रोत है आपका जिप्सम, यदि आप उसको बिजाई के समय दे दिए हैं तब तो ठीक है। यदि आप उसको नहीं दिए हैं, घुलनशील सल्फर आता है जिस तरह से मैं पानी छिड़काव की बात कर रहा हूं, आप उसको क्या कीजिए कि आप जो है ना पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई, तीसरी सिंचाई पर भी आप पानी छिड़काव के माध्यम से तेली फसलों में आप जो है सल्फर 80% जो घुलनशील आता है उसका उपयोग करके अपनी तेल वाली फसलों में सल्फर का आप जो है ना उपयोग कर सकते हैं। इस वजह से कि यही जो सल्फर है वो आपकी तेल मतलब आपके सरसों में तेल के मात्रा के तेल के प्रतिशत को जो है ना बढ़ाएगा। अब आप जानते हैं किसान बंधुओं, बहुत जगह ये व्यवस्था हो गई है कि आपके सरसों में पहले तेल का प्रतिशत देखा जाएगा, उसके बाद जो है आपके जो है ना सरसों का रेट जो है निर्धारित किया जाएगा। तो सल्फर जो है तेली फसलों में बहुत बड़ा जो है योगदान है। तो तेली फसलों में तो सल्फर का उपयोग करें ही करें। उसके अलावा ये सल्फर तो हमारा द्वितीयक मुख्य पोषक तत्व है, तो इसका तो आपको उपयोग करना ही करना। आप हर फसल में कीजिए, रबी की फसल में कोई भी आप फसल लगा रहे हैं तो सल्फर का उपयोग आप अवश्य करें। फसलों में घुलनशील उर्वरकों का उपयोग करने से किसानों को बहुत से फायदे हैं। घुलनशील उर्वरकों की कम मात्रा में आवश्यकता रहती है, फसल को आसानी से मिल जाते हैं। घुलनशील उर्वरक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। उर्वरकों को कहीं भी आसानी से लाया ले जाया जा सकता है। अब आप जिस तरह से अभी आप जो है आप देख रहे हैं किसान बंधुओं कि अब धीरे धीरे जिस तरह से मौसम जो है ठंडा हो रहा है, तो अपनी फसल पर पाला से बचाने के लिए 1% पोटेशियम नाइट्रेट का यदि आप स्प्रे करते हैं तो आप जो है अपनी फसल को पाले से भी बचा सकते हैं। तो इस तरह से इन जो है बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं किसान बंधुओं, तो आप अपनी पैदावार को अच्छा जो है ले सकते हैं। राम राम किसान बंधु।
और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।